हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग WBCS एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो एसे का पोर्शन है उस एसे को किस तरह से लिखना है इसी को लेके आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एसे बेसिकली क्या है? एक लिटरेरी वर्क है। कभी आपको कैरेक्टर के हिसाब से टॉपिक दिया जा सकता है या फिर किसी को डिस्क्राइब करने के लिए भी आपको एक टॉपिक दिया जा सकता है या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव हो किसी इवेंट का उसके ऊपर भी आपको दिया जा सकता है। ऐसे लिखने का कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स होता है जिसको आपको फॉलो करना है फॉर राइटिंग द बेस्ट एसेज इन योर एग्जामिनेशंस। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ही बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये विद स्पेशल रेफरेंस टू WBCS। तो स्टार्ट करना पड़ेगा विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दैट इज, जो भी टॉपिक हो आपको उसको पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी हम लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? जो टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए, मतलब टॉपिक का मतलब थोड़ा सा बताइए या फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें लिखिए। अगर कैरेक्टर्स के ऊपर कोई ऐसे ऐसे टॉपिक दिया जाता है तो आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कीजिए कि ये कैरेक्टर कौन है। तो आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे तो जो रीडर है उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, तो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, तो ये टॉपिक ऐसे चीजें हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। Try to write the introduction in such a way that it captures the reader's attention at a moment's notice. तो जब भी आप अपना ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो तो जो रीडर है, जो टीचर है, जो पढ़ रहे हैं, मतलब आपको ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है कि टीचर बिल्कुल लाइक अस्टॉनिश्ड हो जाए और बिल्कुल एकदम आपके इंट्रोडक्शन में ही उनका ध्यान एकदम बराबर रहे, कोई और तरफ उनका ध्यान ना जाए। दूसरा जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है वो है डेवलप अ लिस्ट ऑफ 10 पॉइंट्स एट द वेरी लीस्ट फॉर द बॉडी ऑफ द एसे। आपको एक समय दिया जाता है, आपको कुछ समय दिया जाता है बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जाम। तो उस समय को आप यूटिलाइज कीजिए और एक पेपर में आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है आप जिससे फ्रेम करने वाले हो सेंटेंसेस या फिर जिससे आप टॉपिक्स को एलैबोरेट करने वाले हो, वो पॉइंट्स आप किसी पेपर में या फिर कहीं पे भी आप लिख लीजिए, लाइक इन द एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ आप कहीं पे ये लिख लीजिए। To start off the writing process, you need to brainstorm a list of 10 ideas at the very least. क्योंकि वो सभी पॉइंट्स आप अपने एसे में इंक्लूड करने वाले हैं, तो आपको ऐसे पॉइंट्स बनाना है, एकदम क्विक नोट्स जैसे होता है ना, वैसा ही आप लोग पॉइंट्स बना लीजिए सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू राइट इन योर एसे, टू इनकॉर्पोरेट इन योर एसे। ये पॉइंट्स कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। ये डेटा हो सकता है, फैक्ट्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, कोट्स हो सकता है या फिर एग्जाम्पल्स भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ऑन द टॉपिक कि किस तरह के टॉपिक्स आपको दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जाता है कि ओवर पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थ्स क्राइसिस, तो ओवर पॉपुलेशन तो ज़रूर एक बहुत ही ट्रिमेंडस प्रॉब्लम है अर्थ जो फेस कर रहा है। तो अगर ये टॉपिक आपको दिया जाता है तो आप ज़रूर डेटा, जो फैक्ट्स है वो डेटा के साथ आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप थोड़ा सा डेटा लिख लीजिए कि ये ईयर में, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग in 2003 the population was this much, now by 2021 the population has rose to this one. So the increase in population which is being termed as overpopulation, यही आपको with facts, data, statistics आपको present करना है in the body of the essay. नेक्स्ट है कि आपको डिवाइड करना है पॉइंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द हेडिंग। लाइक होता है ना ओवर पॉपुलेशन, लाइक व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, देन उसका किस तरह से इफेक्ट हो रहा है हमारे अर्थ के ऊपर,
कैसे इफेक्ट हो रहा है, कौन से इफेक्ट्स हमें हमारे अर्थ को सहना पड़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स से हाँ हम लोगों को खुद से झेलना पड़ रहा है। क्योंकि बीइंग अ पार्ट, अगर हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वी एज पीपल आर कॉजिंग ओवर पॉपुलेशन, बट एट द सेम टाइम वी आर द पीपल हु आर स्टेइंग ऑन द प्लैनेट। तो बेसिकली प्लैनेट तो सफर नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग हैं इस प्लैनेट पे वही हम लोग ही सफर कर रहे हैं। तो हम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद हम खुद ही प्रॉब्लम में गिर रहे हैं। तो आपको डिवाइड करना है पॉइंट्स को, लाइक फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन फॉर द आफ्टर इफेक्ट्स, देन व्हाट आर द कॉजेस और व्हाट आर द इफेक्ट्स, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। डेटा, जो डिफरेंट डेटा है वो आपको एक हेडिंग के नीचे जॉट डाउन करना है। जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है, जो कम हुआ है पॉपुलेशन या फिर घटा है, उसके ऊपर भी आप ऐसे जॉट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स। एक रफ शीट में आप लोग ये सब जॉट डाउन कर सकते हैं। आपको तो पैराग्राफ के हिसाब से ऐसे लिखना है, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। तो पहले तो आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो पहला पॉइंट होता है सिचुएशन। दूसरा है आपको उसी सिचुएशन को या फिर उसी प्रॉब्लम को डिटेल्स में डिस्कस करना है। मतलब ये हो गया दूसरा पैराग्राफ का पॉइंट, दैट इज द प्रॉब्लम डिटेल्स। और जो लास्ट में आप लोग अपना खुद का सल्यूशन या फिर कंक्लूजन देंगे, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। तो तीसरा पॉइंट हो गया कंक्लूजन। इन्हीं सभी टॉपिक्स को लेके आप लोग राइट अप प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ज़रूर रिवाइज कीजिए एंड ऑल्सो रिव्यू इट, चेक इट कि कहीं पे कुछ गलती हुई है या फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है ऐसे का उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है, ये सब आप चेक कर लीजिए। पावर का मतलब तो आपको पता ही होगा, पावर का मतलब है शक्ति। तो POWER होता है इसका स्पेलिंग, जो सभी को आते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म कहेंगे और इसका एक लॉन्ग फॉर्म बनाएंगे और अगर उसको फॉलो करेंगे तो शायद हमारा इससे और भी अच्छा हो सकता है। जैसे कि पावर के P को हम प्लान करेंगे, O को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, W को हम राइट करेंगे, E को हम एडिट करेंगे और R को हम रिवाइज करेंगे। तो हमें प्लान करना है, हमको पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करके एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। उसके बाद हमें जो फाइनल राइट अप है उसको राइट करना है, लिखना है। देन उसके बाद अगर कुछ गलती होता है तो उसको एडिट करना है। And finally, we need to revise it for the final time before submitting the answer script. एक प्रूफ रीडिंग कह के एक बात होता है जो बहुत लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कब इसको फॉलो करना चाहिए while writing the essay, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग should be the last step of your process of essay writing. Do not worry too much about the commas and apostrophes until you are ready to turn the draft in. पहले तो आप एक ड्राफ्ट बना रहे हो या फिर अपना जो मन का पॉइंट्स है वो आप जॉट डाउन कर रहे हो, तो उसको ही आप फाइनल स्क्रिप्ट में प्रेजेंट कर रहे हो। प्रूफ रीडिंग कहाँ आता है? प्रूफ रीडिंग का पहले तो मतलब है आपको कॉमा सही से देना है, अपॉस्ट्रोफीज सही से देना है। लेकिन अगर आप इसी में ध्यान देंगे, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपका ध्यान इन छोटी चीज़ों में ज़्यादा जाता है तो शायद आपका राइटिंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आप टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो सिर्फ इन्हीं छोटी चीज़ों पे सीमित रह जाए और जो बड़ी चीज़ें हैं, दैट इज़ द मेन आइडियाज़ और the points which you need to incorporate in your essay, वो शायद आपके दिमाग में ना आए। तो प्रूफ रीडिंग जो है इसको आप थोड़ा सा हटा के रखिए। ऐसे खत्म हो जाने के बाद जो आपका रिवीजन का जो टाइम है उसमें आप ये एपोस्ट्रोफीज, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, चाहे जो भी हो, जो भी लास्ट मिनट टचेस है, ये आप लास्ट में करिए। प्रूफ रीडिंग यही होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में
कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो स्ट्रेटजीज अगर आप एक के बाद एक फॉलो करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा एंड यू विल गेट अ ग्रेट स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन से टॉपिक आपको चूज करना है। इफ यू आर गिवन द टॉपिक यू शुड थिंक अबाउट द टाइप ऑफ अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू टेक। अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, शायद आपको एक टॉपिक दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल मनी, पैसा। तो पैसा तो एक बहुत ही ह्यूज कॉन्सेप्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट ए सोचते हैं कि मैं इसको लेके एक जनरल वे में बात करूँगा। जनरल वे का मतलब क्या है? यहाँ पे मनी टॉपिक पे जनरल वे क्या हो सकता है? यहाँ पे जनरल वे का मतलब है कि हम लोग पैसे को लेके ऐसा ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पैसा ये होता है, पैसे बार्टर सिस्टम से आया था, आज का पैसा इस तरह का है, पहले पैसे ऐसे दिखते थे, पैसे से पहले हम लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। तो ये हो गया एक थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट। तो कैंडिडेट ए सपोज ये जनरल कॉन्सेप्ट लिख रहा है क्योंकि उसे पता है इसके बारे में, लेकिन कैंडिडेट बी शायद ऐसे नहीं लिखेंगे। कैंडिडेट बी उनका खुद का अप्रोच लिखेंगे कि मनी को एक इंडिविजुअल कैसे यूटिलाइज कर सकता है, या फिर कैसे पैसे को कैसे मिसयूज करते हैं, या फिर बहुत ही खराब तरीके से आप लोग पैसे को, एक इंडिविजुअल पैसे को कैसे स्पेंड करता है, उसको लेके भी ये लिख सकते हैं। सो यू सी द व्यूज और द अप्रोच डिफर बिटवीन टू कैंडिडेट्स. So should it be a general overview of the subject or a specific analysis? इसी को लेके सभी कैंडिडेट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अपना खुद का अप्रोच डिसाइड कीजिए, आप दूसरे क्या सोच रहे हैं या फिर क्या सोच सकते हैं इसको समझ के आप खुद का अप्रोच मत लीजिए। अगर आपको जनरल वे में लिखना है तो जनरल वे में लिखिए, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ अलग से लिखना है उसके बारे में वो लिखिए। टॉपिक आपका है, अप्रोच आपका है, आप जैसे चाहे टॉपिक को लिख सकते हैं, लेकिन आइडियाज और पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ऐसे लिखने के टाइम पे आप लोग अपना माइंडसेट को ब्रॉडन कीजिए, इस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टॉपिक या फिर कोई एक अप्रोच से ही आपको लिखना पड़ेगा, तो योर फोकस शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। तो नैरो योर फोकस इफ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ठीक से एक स्पेसिफिक वे में नहीं जा पा रहे हो इस विषय को लेके, तो अपना माइंड से थोड़ा सा नैरो करो कि मुझे इसी टॉपिक में इस एंगल से मुझे ज़्यादा पता है, तो मैं इसी एंगल का एक पूरा ऐसे लिखूंगी। दूसरा है स्ट्रेटेजी, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर आइडियाज़। जैसे कि आप लोगों के साथ हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं कि आप लोगों को एक रफ पॉइंट जॉट डाउन करना है, दैट इज इन अ रफ शीट यू नीड टू जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट इज कमिंग टू योर माइंड इन ऑर्डर टू राइट अ सक्सेसफुल एसे। तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने खुद के थॉट्स को। यू शुड बी ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स इन अ रफ शीट. By taking what's already in your head and putting it into a paper, you are able to see connections and links between the ideas more clearly. अगर आप ठीक से लिखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट करके लिखेंगे, तो आप खुद ही देख पाएंगे एक पेपर में कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, और उसके साथ भी आप एक थोड़ा सा कुछ लिख पा रहे हैं उसको लेके भी, या फिर दो पॉइंट को मिला के आप कुछ लिख पा रहे हैं। योर एसे विल बी फुल ऑफ न्यू आइडियाज। थर्ड जो स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं वो है राइट द स्टेटमेंट ऑफ योर थीसिस। लाइक ये स्टेटमेंट या फिर थीसिस क्या है? थीसिस आपका जो खुद का व्यू पॉइंट है ऐसे को लेके, या फिर जो टॉपिक दिया गया है उसको लेके जो आपका खुद का व्यू पॉइंट है वो आप थीसिस में लिखेंगे। Now that you have chosen a topic and sorted your ideas into relevant categories, you must create a thesis statement. Your thesis statement tells the readers the point of your essay. Your thesis statement will have two parts. The first part states the topic and the second part states the point of the essay.
आपको तो रीडर्स को बताना पड़ेगा अपना थीसिस पॉइंट कि आप कौन से अप्रोच से लिख रहे हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है यू शुड बी फॉलोइंग ओनली वन अप्रोच। तो आप कौन से एंगल से इस टॉपिक को ले रहे हैं ये तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, तो यही आपको थीसिस में लिखना है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है राइट द इंट्रोडक्शन। Now that you have developed your thesis and the overall body of your essay, you must write an introduction. The introduction should attract the reader's attention and show the focus of your essay. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं कि जो रीडर है उसको ऐसे आपको अट्रैक्ट करना है कि इंट्रोडक्शन से ही आपके एसे में वो बिल्कुल एकदम घुस जाए। तो ऐसे आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर ऐसे बोलते हैं ना हम कि जब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो जो फर्स्ट लाइंस है, जो इंट्रोडक्शन है आपका, वही एकदम कैची होना चाहिए, वही एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव लाइंस यूज कीजिए, वोकैब्स यूज कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ लिखिए, सो दैट द teacher gets attracted to those lines, like from the first the teacher gets attracted to your essay and वो एकदम उसी में ही एकदम वर्ड बाय वर्ड एकदम पढ़ के पूरा ऐसे खत्म करें। तो ऐसे आपको इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द बॉडी, दैट इज अबाउट राइटिंग द बॉडी पार्ट ऑफ द essay. The body of your essay actually argues, explains and describes your logic. तो आपको उसी तरह से अपना आइडियाज प्रेजेंट करना है, दैट इज ईच मेन आइडिया दैट यू रोट इन योर diagram or outline in your, that is in your rough sheet, will become a separate section within the body of your essay. तो उसी तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा इन द फाइनल essay writing. लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन ब्रिंग्स क्लोजर ऑफ द टॉपिक एंड सम्स अप योर ओवरऑल आइडियाज व्हाइल प्रोवाइडिंग अ फाइनल पर्सपेक्टिव ऑन योर टॉपिक। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कंक्लूजन कि आपका जो सोल्यूशन है वो कंक्लूजन में दिख जाए, क्योंकि आपने तो आर्ग्यू किया है, आपने अपना पॉइंट्स प्रेजेंट किया है पूरे एसे में, तो फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिबेट तो नहीं है कि आप एक ही पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, आपको तो सभी ओवरऑल एक आइडिया को प्रेजेंट करना पड़ेगा, चाहे वो खराब हो, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो, ये आपको अच्छे से एक फाइनल पर्सपेक्टिव आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज योर फाइनल like opinion on the topic or on the facts that you have written. ये आपको एक छोटे से पैराग्राफ में कंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपको हमारे साथ जानना है या फिर हमारे साथ क्लासेस करना है इन सभी टॉपिक्स को लेके, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन लेना है तो आपको एक कोच या फिर मेंटर तो ज़रूर चाहिए, और हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो कोच, वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, and we are also going to provide you with the lectures access, that is the portal access. अगर हमारे यहाँ पे आप लोग एनरोल करते हैं तो हम आपको एक्सेस देते हैं पोर्टल का, जहाँ पे हमारे जो लाइव क्लासेस है वो हम रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, रखते हैं, so that students or candidates can go and check them as many times as possible, and whenever it's possible, whenever they want it, they can just check the portal. It's available 24/7. And if you want to enroll for the live classes, you can also do that. You can also join the doubt clearing classes, crash courses and the mock test facilities. So do check the description box for more details regarding our classes. You can also check Saurabh Sir's classes website for more details. We are also providing you with scholarship facilities, so do join our classes for getting the benefit. एंड मोर ओवर हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एंड सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, so that they can fare well in the examinations and they can just do well in life and in any other examination that they are aspiring for. आप हमारे description box में जाके चेक कर सकते हैं, हमारे contact numbers, WhatsApp numbers, enrollment link सभी दिया गया है. You can just call us at any time, and अगर आपको कोई भी कोर्सेज के बारे में जानना है या फिर किसी भी तरह के आपके मन में कोई प्रश्न है तो यू कैन जस्ट आस्क अस जस्ट थ्रू कॉल,
and we are free to answer you. So that was all about our classes. We are going to meet once again in our next classes.